नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो वैदिक कोच। और आज हम एक कुंडली का निरीक्षण करेंगे, कुंडली को समझेंगे, इसमें बनी हुई जो योग हैं उनको समझेंगे और जो ग्रह स्थितियां बनी हैं नक्षत्रों के अनुसार उसको भी समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो लगन बना हुआ है वो वृषभ लग्न है और मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र जो है ये दूसरे पड़ा में है, दूसरे चरण में विराजमान है। तो दूसरे चरण में मंगल इसके अधिपति हैं और इनके सब लॉर्ड जो हैं वो जुपिटर हैं और सब लॉर्ड राहु बने हुए हैं। तो लग्न का जो प्रभाव आ गया है वो एक तो राशि की वजह से शुक्र का प्रभाव है, उसके बाद आता है मंगल का प्रभाव, उसके बाद गुरु का और उसके बाद राहु का। लग्नेश की जो स्थिति है वो नीच के विराजमान है पंचम भाव में। तो लग्नेश अगर नीच के विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को बचपन में काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में कई बार बीमारियां थोड़ी लंबी भी रह जाती हैं। शुक्र अगर किसी की कुंडली में नीच का हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा नाम कमाने में कई बार अक्षम होते हैं, लेकिन इसका जो पोजीशन है शुक्र का वो नमांश में किस राशि में है वो देखना, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुक्र नमांश में किसी भी तरह से नीच राशि गत बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसा इनकम करेंगे तो बहुत ज़्यादा समृद्धि तक नहीं जा पाएंगे, बस सर्वाइवल चलेगा। अगर नीच का शुक्र किसी भी तरह से जलीय राशि में विराजमान है, जैसे मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि नमांश में स्थित हो और वहीं पर शुक्र विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सुख सुविधा की सारी चीज़ें मिलती है, पॉपुलैरिटी भी मिलती है, नाम यश भी मिलता है। शुक्र सबसे ज़्यादा फलित होता है वो मित्र राशि में होता है और उसके बाद वायु राशि में, जैसे शुक्र तुला राशि में है, स्वराशि का विराजमान हो और कुंभ राशि का विराजमान हो तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को नाम और तरक्की दूर दूर तक होती है, यानी इनका नेम और फेम काफ़ी दूर दूर तक फैला रहता है। वही अगर शुक्र अग्निकारक राशियों में चला जाता है तो ऐसी अवस्था में शुक्र की स्थिति थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, यानी शुक्र अपना फल पूरी तरह से नहीं दे पाता। और इसी वजह से अगर लग्न भाव में शुक्र नीच का विराजमान हो और नमांश में शुक्र अग्नि राशि में विराजमान हो तो बहुत ज़्यादा फलित नहीं होता। हाँ, इनका भी सर्वाइवल निपट जाता है, यानी कि इनको जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो मिल जाती है। शुक्र की स्थिति हस्त नक्षत्र में होने की वजह से ऐसे लोग कारीगर होते हैं, नक्काशी जानते हैं या बहुत इन डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पामिस्ट होते हैं, वास्तुशास्त्री होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझना, रिसर्च वर्क करने में इंटरेस्ट होता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया या किसी भी विषय वस्तु में बहुत डीप नॉलेज प्राप्त करना हो गया। दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे घर का स्वामी भी पंचम भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति का अपने बुद्धि बल से काफ़ी ज़्यादा धन इकट्ठा करना जानते हैं, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करना जानते हैं। इसी प्रकार तीसरे भाव में अगर किसी भी तरह का पाप ग्रह विराजमान हो, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं मंगल, हालांकि मंगल यहाँ पे नीच का है और राहु की स्थिति भी यहीं पर बनी हुई है, जलीय राशि में विराजमान होने की वजह से, पाप ग्रह होने की वजह से ये पराक्रम को बढ़ाएगा। लेकिन कौन सा पराक्रम? ये मारपीट और गुस्सा और डर दिखाने वाला पराक्रम नहीं। प्यार मोहब्बत से जीना, दूसरों का सहयोग करना या समाज व्यवस्था को ठीक रखना, दुनियादारी में जो भी गलत हो रहा है उसको बहुत शालीनता के साथ, अहिंसा के साथ चीज़ों को मैनेज करना। कई बार ये लोग गुस्सा या क्रोध करके अपना काम निपटाते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है, नहीं तो अक्सर ऐसे लोगों को आप देखेंगे बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं, मीठे बोलने वाले होते हैं। क्योंकि तीसरा भाव पाप ग्रहों से, यानी दो पाप ग्रह राहु और मंगल का अंगारक योग बना रहा है, इस वजह से व्यक्ति की पर्सनालिटी में दम होता है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, दूसरों के आंखों में काफ़ी प्रभावशाली होता है, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, आपका आउटर लुक का होता है। तृतीयेश चंद्रमा वो विराजमान है पंचम भाव में, तो तृतीयेश अगर पंचम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति अपने बुद्धि बल से पराक्रम दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जब तक ज़रूरत ना हो तब तक शस्त्र की या फिर हिंसा का प्रयोग नहीं करता। ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि बल से, बातों से लोगों को प्रभावित करता है और वहीं से अपने जय और विजय का निर्णय करता है। इसी प्रकार चौथा घर जो आप देखते हैं यहाँ पर चतुर्थेश यानी
सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान होने की वजह से सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तमी होते हैं, क्योंकि नवांश में भी अगर सूर्य को देखें तो ये अपनी स्वराशि का है। और तीसरे भाव का जो मंगल है, इसके साथ नवांश में विराजमान होने की वजह से यहाँ पर मंगल का बल बढ़ जाता है, यानी मंगल को सूर्य का बहुत अच्छा हेल्प मिला हुआ है। वहीं राहु जो है नवांश में बुध की राशि में विराजमान है, तो बुध की राशि में राहु काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। स्पेशली कन्या राशि में नवांश में है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि बल प्रचंड होता है, इनको राजनीति समझ में आती है, राजनीति करनी भी आती है। ऐसा व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया की कोई भी चीज़ इनके लिए कभी रुकी नहीं रहेगी। ये हमेशा आगे बढ़ना जानते हैं और जीवन में ग्रोथ करना जानते हैं। इसी प्रकार से चौथे घर में अगर सूर्य विराजमान हो तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपनी संतान के लिए बहुत सारा धन छोड़कर जाते हैं। माता का प्रभाव इनके पास काफ़ी ज़्यादा बना रहता है, यानी कि बचपन में माँ इनको बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। हालांकि माँ भी बहुत ज़्यादा कड़क होती हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली होती हैं, और वो बच्चे के लिए बहुत हितकर भी होता है, क्योंकि बड़ा होकर वही बच्चा जब अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जो उसको सबसे पहली शिक्षा दी गई है, तो व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल होता है। चौथे घर में सूर्य हो या कोई भी उग्र या पाप ग्रह विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति की माता काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, पराक्रम वाली होती हैं, इनका प्रभाव दूर दूर तक रहता है। पंचम भाव इस कुंडली में पांचवा घर देखें तो पंचमेश बुध यहीं पर विराजमान है। पंचमेश पंचम भाव में रहना बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और साथ ही क्योंकि वो बुध है तो बुद्धि और भी अच्छी मानी जाएगी। कन्या राशि का बुध बाल की खाल निकालना जानते हैं, ऐसे लोग अच्छे वकील होते हैं, ऐसे लोग अच्छे तर्क करने वाले होते हैं, किसी भी इवेंट में डिबेट में बहुत अच्छा तर्क करना जानते हैं। इनके पास वो शक्ति होती है जो अपनी वाक्पटुता से, अपने शब्दों से लोगों का मन हर ले। और यहीं पर बाकी के 4 प्लैनेट भी हैं, जैसे शनि, गुरु, चंद्रमा और शुक्र। ये 5 ग्रह का जो सम्मिलन है ये बहुत ही ज़्यादा इस भाव को स्ट्रांग भी बना रहा है और एक तरह से वीक भी बना रहा है। स्ट्रांग इसलिए बना रहा है क्योंकि 4 ग्रह जो है एक ही नक्षत्र में है, अकेला बुध जो है वो दूसरे नक्षत्र में पड़ा हुआ है। अगर यही बुध हस्त नक्षत्र में भी होता तो ये घर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसके साथ रहता है, जिसके रंग में रंगता है, उसके रंग में बनता जाता है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर चारों प्लैनेट को अकेला बुध कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि घर उसका है, वो राजा है और सबको उसकी बात सुननी होती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने बुद्धि बल में प्रखरता ला दे, अपने बुद्धि बल से हर एक प्लैनेट को, यानी प्लैनेट रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल कर सके, तो बहुत ही आगे तक जाएगा। हस्त नक्षत्र हर एक चीज़ को डिटेल में समझने का है। हस्त नक्षत्र चोरी का भी है, हस्त नक्षत्र विजय का भी है। कोई भी शुभ कार्य के लिए हस्त नक्षत्र को बहुत अच्छा माना जाता है। हस्त नक्षत्र के जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और डायटी यानी कि देवता जो है वो है सूर्य। तो चंद्र और सूर्य का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा। तो आप कुंडली में देखिए सूर्य की स्थिति काफ़ी मजबूत है, इस वजह से इनकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी अच्छा निखार है। और चंद्रमा थोड़े से वीक होने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 22 डिग्री के बने हुए हैं और शुक्र नीच के विराजमान है, तो ये शुक्र के सबसे नज़दीक बने हुए प्लैनेट है, जिस वजह से शुक्र को बल जो है वो चंद्रमा से मिलना था, लेकिन चंद्रमा का जो घर है वहाँ पर अंगारक योग यानी कि बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व बना हुआ है, जिस वजह से चंद्रमा को प्रॉपर बल नहीं मिल रहा है। अगर ये व्यक्ति चंद्र को बल देने लग जाए तो इनका पराक्रम भी बनेगा, और साथ में इस भाव में बैठे हुए लग्नेश को भी बल मिलेगा। हालांकि अगर ये व्यक्ति मोती रत्न का धारण करता है तो प्रभाव अच्छा मिलेगा। लाल किताब के अनुसार मोती शुक्र का भी कारक है, इस वजह से एकमात्र सिर्फ मोती पहनने से ही इनका चंद्रमा और शुक्र यानी लग्नेश और तृतीयेश दोनों मजबूती में आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति का मन भी नियंत्रण में रहेगा और बुद्धि भी नियंत्रण में रहेगा। छठे घर में कोई विराजमान नहीं है, छठे घर का स्वामी जो लग्नेश भी है वो नीच के विराजमान है, तो ऐसे लोगों के पास कोई भी शत्रु, कोई भी वाद विवाद नहीं रहेगा। ये लोग हर किसी के साथ प्रेम भाव से रहना पसंद करेंगे। सप्तम भाव में यूरेनस और नेपच्यून विराजमान है। यूरेनस और नेपच्यून का काम क्या है? नेपच्यून जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर की जो खामियां है वो निकालता है, और यूरेनस जो है उस खामी को दूर करने की कोशिश करता है। तो सप्तम भाव में जब भी ये 2 प्लैनेट आ जाते हैं तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति के सप्तम भाव यानी कि जो इनकी पत्नी होंगी उसके अंदर की खामियों को ये व्यक्ति
निकालेगा और उसको ठीक करके दूर भी करेगा। कई बार नेपच्यून सप्तम भाव में होने की वजह से वाद विवाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि डिग्रिकली ये 28 डिग्री का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ये प्रभावशाली नहीं होगा। अगर यही नेपच्यून 15, 16, 17 डिग्री का होता तो शायद ये कई बार डिवोर्स का भी कारण बनता है। सप्तमेश मून के घर में यानी चंद्रमा के घर में नीच का विराजमान होने की वजह से ये दिक्कतें थोड़ी सी देगा। यानी इनके जो पत्नी होंगी, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है, तो इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा लंबे समय तक बीमार रह सकता है। कई बार इनकी पत्नी की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। इसलिए अपने स्पाउस का, अपने पत्नी का, पार्टनर का अच्छे से ध्यान रखना इनके लिए मैंडेटरी होगा। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अष्टमेश गुरु जो है वो पंचम भाव में विराजमान हो गया है। अष्टमेश पंचम भाव में पंचमेश के साथ विराजमान होने की वजह से ये एक सफल ज्योतिष योग बनाता है। ऐसे लोग अकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे लोग रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि गुरु अष्टमेश है और गुरु अपने आप में एक ज्योतिष का कारक ग्रह है। और उसके साथ साथ केतु का भी यहाँ पर बहुत अच्छा योगदान बनता हुआ नजर आ रहा है नवम भाव से। नाड़ी शास्त्र के अनुसार यानी भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह भी युति के समान ही फल देता है। तो जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 तरह के त्रिकोण होते हैं। तो 4 तरह के त्रिकोण में पहला त्रिकोण धर्म त्रिकोण में लग्नेश के साथ साथ केतु, और उसके बाद द्वितीयेश, तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, दशमेश, एकादशेश विराजमान है। तो इसी नवमेश भी इसके साथ ही विराजमान है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेशन इस 5वें घर का बनता है। यानी 5वां घर आप सभी को पता है कि पूर्व जन्म का भी होता है। तो पूर्व जन्म में इतने ग्रहों के पेंडिंग कर्मा रह जाने की वजह से इस व्यक्ति को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। केतु यहाँ पर विराजमान है। केतु के साथ यहाँ पर प्रभाव आने की वजह से केतु भी एक तरह से समझ लीजिए कि ज्योतिष का सबसे मूलभूत ग्रह है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आते हैं गुरु और थर्ड पोजीशन पे आते हैं बुध। तो अष्टमेश पंचमेश के ऊपर केतु की दृष्टि बनी हुई है, केतु का प्रभाव बना हुआ है। तो 100% ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी या पैरासाइकोलॉजी में पारंगत होगा। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है। दशमेश और नवमेश शनि विराजमान है पंचम भाव में। तो ऐसी अवस्था में इनके पूर्व पुरुषों के कर्म भी इनको प्राप्त हुए हैं, यानी कि इनके एंसेस्टेरियल में भी किसी न किसी ने ज्योतिष में अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ है और इसी वजह से इस जीवन में भी इनको यही काम सबसे ज़्यादा सूट करेगा। या ऐसे लोग शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। दशम भाव में शनि विराजमान है, माफ़ करना, दशम भाव में कोई ग्रह नहीं। दशमेश शनि जो है वो पंचम भाव में विराजमान है। अपने भाव से अगर कोई ग्रह अष्टम चला जाता है तो वीक हो जाता है। तो शनि यहाँ पर अष्टम भाव में विराजमान होने की वजह से कर्म भाव की थोड़ी क्षति कर रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर लेथार्जी आ जाता है, ये अपने काम पे ज़्यादा फोकस नहीं करते या अपने ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। अक्सर बहुत सारी प्लानिंग करते हैं लेकिन प्लानिंग का रिजल्ट नहीं निकाल पाते। और वर्तमान में शनि की महादशा में भी शायद इनको इन ही चीज़ों का ही अवलोकन करना पड़ रहा है, यानी अवलोकन करना चाहिए। यानी अगर ये आलस में है तो इनको बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव का एक ही डिमांड है, मेहनत। अगर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत करे तो यही अष्टम भाव में पड़ा हुआ शनि, क्योंकि अष्टम भाव का कारकत्व ग्रह शनि होता है, तो अपने से अष्टम भाव में शनि रहेगा तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। यानी ऐसे व्यक्ति को अपने बुद्धि बल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। शनि को बुध का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि बुध के साथ नज़दीकियाँ हैं और गुरु के साथ नज़दीकियाँ हैं। दोनों ही प्लैनेट को इनको मजबूत करेंगे तो शनि का भी बल में वृद्धि होगी। यानी ऐसे व्यक्ति को अपने रिसर्च वर्क में ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी इस व्यक्ति को शनि की महादशा में अच्छे खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि एकमात्र योग कारक ग्रह बनने की वजह से व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाधकेश भी कहा जाता है, अगर स्थिर लग्न है किसी का तो उसका बाधकेश होता है उसका भाग्येश। तो यहीं पर शनि जो है वो राजयोग कारक ग्रह होते हुए भी एक बाधकेश के रूप में समस्या पैदा कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इस जातक को यानी इस व्यक्ति को जितना हो सके ज़्यादा कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिससे इनके जीवन में एक अच्छा खासा ग्रोथ मिले। क्योंकि यही वो समय है, यही वो गोल्डन पीरियड है जहाँ पर यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। एकादश भाव में गुलिक विराजमान है। एकादश भाव में गुलिक बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुलिक कौन है? शनि के ही पुत्र गुलिक माने गए हैं। तो गुलिक
अगर बैठे हुए हैं एकादश भाव में तो ये शनि द्वारा किए गए कर्म को का फल देंगे। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, यही गुलिक आपके कामों में बाधा उत्पन्न करेंगे। गुलिक का काम रुकावटों को देना होता है, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना होता है। गुलिक एक्चुअली अगर आप देखें, जो सैटर्न प्लैनेट है यानी शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, उसी को गुलिक कहा गया है। तो टाइटन का भी प्रभाव हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर गुलिक जो है आपके काम को करने में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। तो शनि के पुत्र होने की वजह से शनि का प्रभाव इनके अंदर भी बना हुआ है। तो जैसे ही शनि के द्वारा अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं, तो यही गुलिक आपके रास्ते का कांटा खुद ही हटाता है। यानी रास्ते में आने वाला कोई भी रुकावट है, ये गुलिक ही आपको उस रुकावट को निकालने में हेल्प करेगा। इसलिए मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द्वादशेश मंगल को अगर देखें तो द्वादशेश मंगल जो है अपने लगन भाव से, यानी अपने भाव से, माफ़ करना, अपने भाव से ये 1, 2, 3, 4 में विराजमान है, यानी नीच के हो रहे हैं। द्वादशेश नीच का होना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की जो नींद होती है वो पूरी नहीं होती है, नींद में समस्या होती है। कई बार बेड पार्टनर के साथ भी इनका इशू रहता है, यानी बेड में भी बहुत अच्छा नहीं रह पाते ये। लेकिन राहु वहाँ पर विराजमान होने की वजह से ये जो है मंगल को बल दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में विदेश जाने का मौका आएगा और विदेश जाने में इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। द्वादश भाव लंबी दूरियों का होता है और नवम भाव ये भी लंबी दूरियों का होता है, और तीसरा घर जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस का होता है। तो कई बार इनको लंबी दूरी या शॉर्ट डिस्टेंस में जब भी ये ट्रैवल करेंगे तो इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नवमेश जो है शनि वो मंगल से तीसरे घर में विराजमान है और शनि से जो मंगल है यानी द्वादशेश वो एकादश भाव में विराजमान है। तो जब भी ये यात्रा करेंगे इनको डबल और ट्रिपल बेनिफिट भी होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो उपाय के तौर पर ये व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपने काम पे करे, रिसर्च वर्क में बढ़ोतरी करे, तो ये काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अपने लिए इसी प्रकार में डिटेल में वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें और अपना इन डिटेल वीडियो आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।